हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बीपीएससी 70th बीपीएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट। ये टेस्ट परफेक्शन का होने वाला है, परफेक्शन आईएएस का। अब द रीज़न बीइंग कि ये परफेक्शन की मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं की है, ड्यू टू द रीज़न दैट उसमें स्पेस नहीं है फॉर गिविंग द एक्सप्लेनेशन। दैट इज़ वाई मैंने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अलग से लिया है, so that I can explain you the concepts also। अगर आपको PDF चाहिए फुल लेंथ टेस्ट की तो दैट इज़ अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड इफ़ आपको मैच करना है कि ये एक्चुअल में परफेक्शन आईएएस का टेस्ट है कि नहीं है, तो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 15 है। सारे क्वेश्चन उसी टेस्ट के हैं इसमें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी यहाँ पे हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि करेक्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन में या इनकरेक्ट पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्रीकल्चर वॉज जनरली प्रैक्टिस्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। येस, दिस इज़ ट्रू। हमारे पास वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट लाइक हड़प्पा वॉज ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, राखीगढ़ी घग्गर रिवर पे, कालीबंगन इन राजस्थान, ये भी हमारा घग्गर रिवर पे। सो मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर अलोंग द रिवर बैंक। ना यहाँ पे 1 तो इनकरेक्ट हो नहीं सकता। लेट अस सी ऑप्शन 2, देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ ग्रोइंग 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेरियस क्रॉप सच एज कॉटन, वीट, barley etc. were produced during that time। सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें हमारा एक भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। सो आंसर हमारा नन ऑफ दी अबव होगा इसमें, ठीक है। और जहाँ तक बात रही थर्ड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे है कॉपर प्लोशेयर वॉज यूज्ड। सो एक डिफरेंस जो आपने नोटिस किया होगा बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द ऋग्वेदा या वैदिक पीरियड, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन से आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ। सो कॉपर वॉज डेफिनेटली यूज्ड। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। दैट इज़ वाई इसका आंसर हमारा नन ऑफ दीज है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ इनमें से अर्ली वैदिक पीरियड को इनमें से किन चीज़ों के बारे में दे वेयर नॉट नोन ऑफ। यूज़ ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑब्वियसली दे डिड नो द यूज़। स्टोन पुली, बिल्कुल। हेयर वॉज कॉम्ड एंड ऑयल, सोसाइटल फैक्ट है विच इज़ लार्जली बिलीव टू बी ट्रू। नाउ आयरन वॉज ब्रॉट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज़ वाई आयरन वॉज नॉट नोन, क्योंकि हमने ये देखा है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन वॉज आइडेंटिकल टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आयरन वॉज नॉट नोन, तो यहाँ पे भी हमारा आयरन वॉज नॉट नोन इन दी अर्ली वैदिक पीरियड। दैट इज़ वाई ओनली 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 है ये। Many scholars believe that the Aryans were originally inhabitants of India and did not come from outside. There are many similarities in the literary and cultural traditions। अभी देखो यहाँ पे जो ये डिफरेंस हो गया ना कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट पीडीएफ ऑनवर्ड्स मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि एक क्वेश्चन पूरा हमारा एक पेज पे कवर हो जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, सो पार्डन मी फॉर दैट। नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट पीडीएफ से मैं ये एक पूरे क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर स्लाइड में रखूँगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंड इन बोथ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक पीरियड। वही जो पिछला क्वेश्चन था उसी के क्वेश्चन, आइडेंटिकल क्वेश्चन है ये, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक पीरियड में कौन कौन सी आइडेंटिकल चीज़ें थी ना। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमन चीज़ों को पहले सेलेक्ट करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं
वर्शिप ऑफ ट्री, बिल्कुल नेचर वर्शिप का एक प्रोविज़न था, होता था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइप में भी, एंड इट वाज आल्सो प्रेवलेंट ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, नाउ स्वास्तिक सिंबल, यस दिस सिंबल वाज आल्सो यूज्ड। सो 2 and 4 तो हमारा इज लार्जली ट्रू। यूज ऑफ वर्मिलियन इन हेयर पार्टिंग, यस इट वाज आल्सो यूज। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। Now Rampurva Bull, placed in the Rashtrapati Bhavan, is a masterpiece of craftsmanship of the modern period. Rampurva Bull, that is a mixture of Indian and Persian art, is made up of, so this was made up of stone. ये ध्यान रखना सबसे पहले कि रामपुरवा बुल was a mixture of Indian plus Persian art, सबसे पहला पॉइंट ये, एंड दूसरा पॉइंट कि दिस was made up of stone। ठीक है, now let's see the next question. A particular region in India was ruled by a single dynasty from the time of Mahabharata up to the middle of the 7th century. The dynasty claim is descended from the Asur Naraka, who according to the epics and the Puran was the son of Vishnu and Earth. This dynasty is also called Bhauma, son of Bhumi. For which of the following region the above description stand? सबसे पहला तो कश्मीर रीजन है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन है हमारा असम रीजन, एंड बुंदेलखंड रीजन एंड मगध रीजन। सो द भूमि से रिलेटेड जो डायनेस्टी थी दैट वाज रिलेटेड टू द असम रीजन। ठीक है, मॉडर्न स्टेट जो था असम का, इट इज़ नोन एज कामरूपा, और महाभारत के टाइम से ओनली वन डायनेस्टी, सिंगल डायनेस्टी ने रूल किया था अप टू दी 7th सेंचुरी, सिंगल डायनेस्टी का ही रूल था। ठीक है, ऑल्सो भास्कर वर्मा वॉज द रूलिंग डायनेस्टी, जिसकी धोबी एंड निधानपुर कॉपर प्लेट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, क्लियर है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता's book of travel called Rihala, written in Arabic, provides extremely rich and interesting details about the society and the cultural life of the subcontinent in 14th century. Which ruler appointed Ibn Battuta as Qazi or judge of Delhi? So देखो, इब्न बतूता आया था एज वी नो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, सो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नाउ द थिंग वर्थ नोटिंग इज दैट कि ट्रैवलर्स का हमें याद रखना है कि कौन किस टाइम पे आया था। ठीक है, तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है। नाउ इफ़ आई टेल यू अबाउट द लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स जो आए हैं, तो निकोलो कॉन्ती, he visited during the reign of Devraya II, Al-Biruni during Mahmud of Ghaznavi, और इनके कोर्ट पोएट क्या थे, his name was कुतबी। ठीक है, now let's proceed to the next question. Who among the following Mughal rulers were contemporary of Bhakti Saint Daddu Dayal? So simple question है, Akbar is the right answer. Daddu Dayal belonged to the weaver community of weavers. He was a preacher of Kabir, and Kabir followed path of Nirgun Bhakti. Kabir also belonged to Varanasi. So this is the right answer. Daddu Dayal was the contemporary of Akbar. He is one of the most famous Sufi saint of India who has seen the regime of more than 7 sultans. On one occasion, when the Sultan of Delhi tried to meet him, he replied, "There are 2 doors in my house. If Sultan enters from one door, I will exit from the another door." The Sufi mystic discussed here is so. यहाँ पे करेक्ट आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया। ऑल्सो अजमेर के फेमस सूफी सेंट का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जो सूफी सेंट हैं, मिस्टिसिज्म was their key feature, connection with God,
विद डिवोशन, एंड इन्होंने सूफी वॉज सेपरेट फ्रॉम इस्लाम, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम बट सेपरेट फ्रॉम इस्लाम. सो निज़ामुद्दीन औलिया इज द राइट आंसर. The Holy Book of Sikhism contained hymns of Sikh gurus and various early and medieval saints of different religion and castes. Adi Granth was compiled by. Correct answer to this question is Guru Arjan Dev. जहाँ तक गुरु नानक देव जी की बात है, was the first guru and the founder of Sikhism. 10th guru was Guru Gobind Singh, and he was born in Patna. The next question is, geologists believe that a mighty river called Shivalik or Indo-Brahma traversed the entire longitudinal extent of Himalaya during Miocene period. However, in due course of time, Indo-Brahma river was dismembered into the Indus, the Ganga, the Brahmaputra river system. So, इसने पूछा है डिसमेंबरमेंट, जो ये सेपरेशन हुआ उसके प्रोबेबल कॉज क्या हैं. So, this is the 10th question. So, the Pleistocene upheaval in the western Himalayas, upliftment of the Potwar Plateau, Delhi Ridge. As we know कि इंडस एंड गंगा प्लेन का जो सेपरेशन होता है ये हमारा अरावलीज की वजह से होता है, एंड इट इज़ नियर अम्बाला जो वाटर डिवाइड बनता है. तो 2 हमारा करेक्ट आंसर है. ऑल्सो द डाउन ट्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू. यस, देखो जो भी जियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, मोर और लेस those are responsible, ठीक है, over the period of time for certain changes. That is why D is the right answer. Consider the earthquake hazard zone in India. Which of the following regions falls in the very high damage risk zone? अब देखो, सौराष्ट्र इज द रीजन ऑफ गुजरात, कोंकण इज द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, केरला, गोवा, बुंदेलखंड इज द रीजन ऑफ सेंट्रल मध्य प्रदेश, एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी. नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स आ जाते हैं. सो ऑब्वियसली दीज आर द हिली स्टेट्स विच आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक. 11 का बी इज राइट. ड्यूरिंग द समर द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, CITCZ is a place where the trade winds meet. Trade winds of from different एरियाज. ईस्टर्न ट्रेडिंग ईस्ट विंड्स होती हैं, वेस्ट विंड्स होती है, नॉर्थ साउथ से ट्रेड विंड्स आती हैं, सारी आके मिलती हैं इन अ प्लेस कॉल्ड ITCZ. तो ये समर में इट मूव्स स्लाइटली नॉर्थवर्ड्स. Now Western Ghats are a chain of mountain running parallel to the Indian western coast. The Western Ghats run through which of the states? एक फैक्ट याद रख लेना, वेस्टर्न घाट्स हमारे 6 के 6 स्टेट्स पे गुजरते हैं. नेम्स आर गोवा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. देखो बाकी सब तो आप इजीली आंसर कर लोगे, बट गुजरात के रिस्पेक्ट में आप ये सोचोगे कि पता नहीं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स का एरिया होगा कि नहीं. तो ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट से भी वो बिलोंग करता है. सो 6 स्टेट्स आर देयर. In which of the following places in India one can generally find predominant population of people belonging to the Mongolite race? अब Mongolite से आपको ये वर्ड याद ध्यान में आ रहा होगा, मंगोलिया. एंड पीपल फ्रॉम मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, दीज हैव अ एशियन टाइप ऑफ लुक. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? छोटी आँखें. सो यहाँ से मोंगोलाइट से यू कैन ईजिली ट्रेस कि नॉर्थ इंडिया में हमारा बिहार भी आता है, यूपी भी आता है, दिल्ली है, इधर हरियाणा है. सो यहाँ तो मोंगोलाइट का कोई सेंस नहीं बनता. नॉर्थ वेस्टर्न में हमारा आ गया हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब. सो होल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए ट्रू नहीं है. सेंट्रल इंडिया का तो सवाल ही नहीं उठता. सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आ जाता है, यूपी का लोअर पार्ट आ जाता है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम ऑब्जर्वेशन से अगर देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू कि हाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसा होता है. सॉरी, हाँ. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर. अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
करेक्टली मैच करना है हमें पेयर्स को. ब्रीड्स टू द नेटिव रीजन. साहिवाल इज़ अ काउ ब्रीड ऑफ पंजाब. कंकरेज इज फ्रॉम गुजरात. थारपाकर इज फ्रॉम राजस्थान एंड ओंगोले इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. So all the given options here are true. Which of the following feature essentially controls the climate of any place? So climate मतलब क्या? Climate मतलब कोल्ड वेदर या हॉट वेदर. तो ओशन करेंट्स में हमने पढ़ा था देर आर कोल्ड करेंट्स, देर इज हॉट करेंट. हॉट करेंट कौन कौन से है, या वार्म करेंट की बात करें कौन कौन से है, कुरोशियो है, ब्राज़ील है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ पैसिफिक एटसेट्रा. कोल्ड में कैनरी है, कैलिफोर्निया है. सो मेनी ऑफ द करेंट्स आर देयर इन कोल्ड करेंट. सो जहाँ पे देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ कोल्ड करेंट, सो वहाँ पे द वेदर विल बी कोल्ड. सो बिल्कुल ओशन करेंट तो होगा ही, एल्टीट्यूड भी होगा. द प्लेसेस विथ हैविंग लोअर एल्टीट्यूड विल फेस हॉटर वेदर. हाइयर द एल्टीट्यूड हाइयर लोअर द वेदर या कोल्डर द वेदर. तो 2 and 4 तो हमारा होगा ही. 2 and 4, 2 and 4. कॉन्टिनेलिटी की बात बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, सदर्न में है. दैट आल्सो इम्पैक्ट्स. क्लोज़र टू नॉर्थ पोल एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. तो 1, 2 भी है. रिलीफ फीचर्स में इट इज़ ऑल्सो ट्रू. प्रेशर भी ऑल्सो ट्रू. एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा सो इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. दैट इज़ वाई सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पे. Which of the following forests are also known as tidal forest? अभी tides occur in seas, oceans. So जो भी forest ecosystem that is near the tides या near the oceans will be the correct answer. यहाँ पे हमारा एक ही आंसर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट. फॉर एग्जांपल इंडिया के रिस्पेक्ट में सुंदरबन, ऑल्सो गल्फ ऑफ कच्छ. दीज आर द रीजन्स. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे सही आंसर है. Which of the following is the main reason for excessive cold in North India during winter season? तो नॉर्दर्न इंडिया बीइंग अवे फ्रॉम द सी. नॉर्थ इंडिया बिल्कुल सी से जितना ज़्यादा दूर है द वेदर विल गेट इफेक्टेड. स्नोफॉल इन नियर बाई हिमालयंस करेक्ट है. कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द ईस्ट चाइना सी. तो हमें अब देखो ईस्ट चाइना सी नहीं बट कि देयर इज़ अ फेनोमेनन जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरिया में देयर आर साइक्लोन्स फॉर्म विच इज़ नोन एज नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देयर इज़ रेनफॉल एक्टिविटी हैपनिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सच एज पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर. एक्सट्रीम रेनफॉल एंड स्नोफॉल एक्टिविटीज़ हैपन. सो ईस्ट चाइना तो लगता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से, तो यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता नॉर्थ इंडिया में. इट इज़ फ्रॉम दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो रियल इफेक्ट है. दैट इज़ वाई 3 इज़ नॉट करेक्ट, 1 and 2 इज़ करेक्ट. Now let us see question number 19. Which of the following hills is situated closest to the Bangalore city? Bangalore city के closest कौन सी हिल है? तो करेक्ट आंसर इज शेवरा हिल्स. ठीक है, कावेरी रिवर के पास है. शेषाचलम इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश के साइड है. दैट इज़ वाई शेवरा हिल्स इज़ द राइट आंसर है. एंड अगर बात की जाए कन्याकुमारी की तो वहाँ से द क्लोजेस्ट हिल इज शायद्री. वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं इसको, इन महाराष्ट्र. दैट इज वाई 19 का इज द राइट आंसर. Which of the following leaders emerged as the prominent leader of militant nationalism during the Swadeshi phase of national movement? So MG रनाडे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए जाने जाते हैं ये.
ठीक है, डेक्कन सोसाइटी से भी एसोसिएटेड थे। सो ही वॉज अ मॉडरेट लीडर। इनके अलावा बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई हुए थे औरोबिंदो घोष, ठीक है, एंड बिपिन चंद्र पाल, दीज वेर द रेडिकल लीडर्स, ठीक है। इसमें बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम भी जोड़ दो, रास बिहारी बोस, दीज ऑल वेर रिलेटेड टू द मिलिटेंट नेशनलिज्म। हम यहाँ पे एम जी रनाडे को एलिमिनेट कर देंगे, 1 and 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर गांधी एंड अम्बेडकर वेंट टू लंडन टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दे हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस। सो सिंगल मैटर जिसमें गांधी एंड अम्बेडकर का डिस्प्यूट था रिगार्डिंग इंडिया के इलेक्शन सिस्टम, दैट वाज ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था ना, कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड, देन उसके बाद में अम्बेडकर एक्सेप्टेड दैट अवार्ड, बट एट अ लेटर स्टेज पूना पैक्ट, गांधी जी वेंट ऑन फास्ट, अनशन पे चले गए थे, तो पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर विथ रिगार्ड टू इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, सो आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ, साथ में कुछ कंसेप्ट भी बता दूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाएं कम टाइम में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century faced huge challenges from organized crime gangs known as thugs. These thugs conducted robbery raids and offered human sacrifice to their deity. William Henry Sleeman is best known for suppression of thuggee in 1830s, who appointed Henry Sleeman to suppress the thugs. So suppression of thugs happened during Lord William Bentinck. Also इनके टेन्योर में क्या हुआ था, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1829, ठीक है। और क्या हुआ था, मैकले मिनट्स कमेटी, लॉ कमीशन वाज इस्टेब्लिश। तो ये सारा ध्यान में रखना। बी इज़ द राइट आंसर। Which revolutionary leader went abroad to get military training in Paris and after his return in India established a bomb factory with a religious school at a garden house in Maniktala? So correct answer to this question is हेमाचंद्र कुनुगो। अनुशीलन समिति का ध्यान रखना, अनुशीलन समिति वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1912 में इस्टेब्लिश हुई थी अनुशीलन समिति, तो वो भी एक फैक्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ी सी PDF गड़बड़ हो गई है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास से इसको सही कर दूंगा। द हीरोइक एक्ट ऑफ मंगल पांडे इन विच ही रेफ्यूज टू यूज द एनिमल फैट ग्रीज्ड एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस किल्ड हिज ब्रिटिश सुपीरियर रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे यहाँ पे हमसे पूछा है बिलोंग टू विच इन्फेंट्री, सो ही बिलोंग टू बंगाल इन्फेंट्री। नंबर कौन सा था, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। Question number 25. The first cotton mill of India was started by Kawasji Nanabhai Dawar in Calcutta in 1854. Second statement है, first jute mill in India was founded in Bombay in the year 1855 and first major steel industry in India was set up by Tatas in 1707. So ये तो बिल्कुल करेक्ट है। टिस्को was established in 1907। जूट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जूट मिल, अभी देखो आज की डेट में भी जूट कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जूट तो हमारा उस एरिया में जहाँ पे रेनफॉल इज़ देयर। सो जूट के लिए द वेल नोन एरियाज आर वेस्ट बंगाल एंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। सो जूट मिल अगर लॉजिकली भी सॉल्व करोगे तो इट वाज इन कलकत्ता। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यहाँ से हमें पता है 3 स्टेटमेंट सही है, बात आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट पर। सो ये हमारा कलकत्ता नहीं, कॉटन मिल फर्स्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, ठीक है, इन द ईयर 1854। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। One of the major revolt that took place immediately after 1857 was the Indigo Revolt. The Indigo Revolt began from, so it began from the Nadia in West Bengal.
Next question is, Hitler's astounding success and fall of Belgium, Holland and France put England in conciliatory mode. The government came up with its own offer to get cooperation of India in the war effort and revealed the August offer. Who put forward the August offer? August offer was given in the year 1940. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रपोज किया गया था? इसमें था डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, एक्सपेंशन होगा ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, setting up of constituent assembly, setting constituent assembly after the war. ठीक है, एक और प्रोविजन था कि माइनॉरिटीज़ के परमिशन के बिना नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अडॉप्टेड. सो who put forward? So लॉर्ड लिलिंथो was the viceroy at that time. So उन्होंने प्रेजेंट किया था. द्वैतवादी सिस्टम से रिगार्डिंग क्वेश्चन है. करेक्ट रेफरेंसेस विद द्वैतवादी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द डेक्कन रीजन. The Rahat of Western India suffered heavy taxation under द्वैतवादी सिस्टम. कोई भी सिस्टम ले लो ब्रिटिशर्स का, उन सारे सिस्टम में ही ये प्रॉब्लम थी ऑफ द हैवी टैक्सेशन. एंड मनी लेंडर्स इमर्ज्ड एज द मेन बेनिफिशियरी अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पे बहुत ज़्यादा लोन होगा टैक्सेस की वजह से, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा, तो वो इंसान लोन लेगा. लोन किससे लेगा? मनी लेंडर से तो लेगा. सो ये अगर कॉज है तो उसका इफ़ेक्ट ये हमारा सेकंड ऑप्शन है. दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे बोथ द ऑप्शंस आर ट्रू. बोथ 1 and C करेक्ट है. हार्थोग कमेटी वॉज सेटअप इन 1929. किस पे? तो इट वॉज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. In the context of Indian freedom struggle, Preeti Lata Vadigar, Beena Das and Suniti Chanderi are best remembered for. यहाँ पे पूछा है कि इनको सबसे ज़्यादा याद किस चीज़ के लिए किया जाता है. So the correct answer is revolutionary activity. Next is B.R. अम्बेडकर ने इनमें से कौन कौन सा सेटअप किया था? सो ऑर्गेनाइजेशंस मैं एक ही बार बता देता हूँ ऑफ द B.R. अम्बेडकर जो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी. फर्स्ट वाज बहिष्कृत हितकानी सभा 1923 में. सेकेंड वाज इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी इन द ईयर 1936 एंड इट वाज थर्ड वाज शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन. ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1942. दैट इज़ वाई यहाँ पे ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ 32 देखा जाएगा. तो क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द वार कैबिनेट, was dispatched to India in 1942 to discuss the British government draft declaration on the Constitution of India with representative Indian leaders from all parties. Who among the following were there the official negotiator with the Cripps mission? So Cripps mission का negotiation from the Indian side was done by Maulana Azad. Question number 33 है. When the Simon Commission arrived in India, it faced stiff resistance and boycott from Congress and other national leaders. The Simon Commission was constituted to. देखो इसमें एक बैकग्राउंड था कि 1919 में वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ऑफ द ईयर 1919. उसमें ये प्रोविज़न था कि देयर विल बी अ रिव्यू ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट वर मेड इन द ईयर 1919. दैट इज़ वाई साइमन कमीशन जो था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था to check the scope for constitutional framework in India. That is why B is the right answer. Who was nominated by Gandhi as candidate for the post of president at the Tripuri session of the Congress in 1939 but was defeated by Subhash Chandra Bose? So Pattabhai Sitaramaiya is the correct answer, but इसके बाद में dispute हुआ था. Then Subhash Chandra Bose formed forward bloc in the year same year 1939.
दैट इज़ वाई यहाँ पे बी हमारा सही आंसर है। लेट अस सी क्वेश्चन 35। दारफुर रीजन that could be seen in news because of the ongoing civil war between Arab and African communities is located in, so Darfur region is located in Sudan. B correct answer है। क्वेश्चन नंबर 36। वेदरिंग के एजेंट क्या है? वेदरिंग क्या है? इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एंडोजेनिक फैक्टर, ऑब्वियसली वाटर प्रेशर इज एन एक्सोजेनिक फैक्टर एज इट ऑपरेट्स आउटसाइड द अर्थ, ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ एनिमल ऑल्सो इट एड्स वेरियस केमिकल्स, क्योंकि डीकम्पोजिशन होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज़ वाई इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड? सो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज मोनगेक गोल्ड माइन, ठीक है, विच इज़ इन द कंट्री साउथ अफ्रीका। ये याद रखना। परमानेंट विंड्स, अगर मैं विंड्स की बात करूं तो विंड्स की कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट इज परमानेंट, सेकेंड वन इज सीजनल, थर्ड वन इज टेम्पररी। टेम्पररी विंड्स का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे लू होती है ना, वो टेम्पररी विंड्स का। सीजनल विंड्स का एग्जांपल क्या हो गया? मॉनसून हो गया। एंड परमानेंट विंड कौन सी होती है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, जो कि हायर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड ट्रोपोस्फेयर ये ऑपरेट करती हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमसे पूछा परमानेंट विंड्स के बारे में। सो ऑब्वियसली वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, 1 एंड 5 तो हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं 1 एंड 5 किस में है। ईस्टर्लीज, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1 to 5 हमारा करेक्ट आंसर है। 38 का ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी 39। Which of the depositional landform is formed when the stream flowing from the higher level break into foot slope plane of low gradient? So इसका correct answer is alluvial fans. Next is theory of sea floor spreading. The ocean crust rocks are much younger than the continental rocks. Yes, this is true. ये मैंने already cover कराया है जब मैंने NCERT की MCQ सीरीज़ कराई है ज्योग्राफी की। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड वॉच, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो वहाँ पे मैंने एक फैक्ट बताया था कि कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर थिकर देन द रॉक्स ऑफ द ओशियन, ठीक है। सो ऑल्सो कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर मच ओल्डर देन द ओशियनिक रॉक्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सेडिमेंट्स ऑन द फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, बिल्कुल करेक्ट बात है। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ओशियन, जो हमारा ओशियनिक कंपोनेंट है दैट इज थिनर, ओशियनिक क्रस्ट हमारी ज़्यादा थिक है, दैट इज़ वाई सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ नाइल रिवर कवर्स। अब नाइल रिवर की बात की जाए तो इसका ड्रेनेज इज कवर्ड बाय 11 कंट्रीज़। नाम लिख लेना, बता रहा हूँ मैं। 11 कंट्रीज़ के नाम हैं। इट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, बुरुंडी, देन कम्स रवांडा, उगांडा, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सुडान, देन सुडान एंड इजिप्ट।
सो 11 कंट्रीज़ का ड्रेनेज बेसिन है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इज द ईस्टर्न मोस्ट सिटीज़, ईस्टर्न मोस्ट सिटीज़ हमने पूछा है, जेरूसलम, बेरूत, तबरीज़ और बगदाद में। सो करेक्ट आंसर इज तबरीज़। और जो तबरीज़ सिटी है ये हमारी है ईरान में। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन द नेम, इफ द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ टू बी चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु आर द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सो द नेम ऑफ अ स्टेट कैन बी चेंज बाय पार्लियामेंट। सबसे पहला फैक्ट तो ये है। और नाम चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, दिस इज़ द सेकेंड फैक्ट। Also, a bill contemplating to change the name of the state is to be first signed by the president, and then the president sends the bill to state legislature for their views. Views के लिए भेज सकते हैं president, but president is not bound by the advice of the states. सो अगर यहाँ पे देखा जाए स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व, तो एक तरह से ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। दैट इज़ वाई 43 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो द कंसेप्ट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एंड जब ये एक्ट लॉन्च हुआ उस टाइम पे हु वेयर द वाइसरॉय एंड हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? मोंटेगू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वेयर एज क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ऑल्सो डायरकी एट प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड 1919 के एक्ट में, वेयर एज 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल बैंक या RBI was introduced here. Also diarchy at center 1909 का एक्ट popularly known as Parliamentary reforms introduce communal representation to Muslims. So ये भी आप ध्यान रखना। The next question is about the writ jurisdiction. The writ jurisdiction of the High Court is wider than that of Supreme Court. Supreme Court can issue writ only for the enforcement of fundamental rights. Yes, this statement is true. The writ jurisdiction of High Court is given under Article 226, whereas Supreme Court का writ jurisdiction is given under Article 32. सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज हाई कोर्ट अदर रीजंस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है. सो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो इन दिस क्वेश्चन both the statement are correct and 2 is the correct explanation of the statement 1. 45 ka C is the right answer. Now question number 46, with which of the following are correct with reference to the deputy speaker of the Lok Sabha? He resigns by writing to the president. A resolution seeking his removal should be passed by majority of all members of the Lok Sabha, and he is subordinate to the speaker of Lok Sabha. The statement is wrong. डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है. सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है. और लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट. दिस इज रॉन्ग. रिजाइन करता है डिप्टी स्पीकर बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द हाउस. तो 46 का अगर हम देखें तो ओनली 2 इज द राइट आंसर. 47, 27 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. रॉन्ग. 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में. ये स्टेटमेंट गलत है. दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विद अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन. नो, इट इज़ नॉट. दिल्ली के अलावा जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है विच हैव हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन.
पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है, डी हमारा सही आंसर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 abolished the East India Company and transferred the power to the government, territory and revenue of the British Crown. A new office called the Secretary of the State was created, who was vested with complete authority and control over Indian administration. In this context, who was appointed first as the Secretary of State? So, Lord Canning was the first Viceroy by this act. And who was the first Secretary of State? His name was Lord Stanley. Now, order of precedence की बात करते हैं। Chronological order में we will have to arrange these. पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन कम्स द वाइस प्रेसिडेंट, देन कम्स द प्राइम मिनिस्टर, देन कम्स द गवर्नर which work within their respective state, within their states. Next comes the former president, then comes deputy PM. So सबसे पहले तो हमने देखा कि करेक्ट ऑर्डर में प्राइम मिनिस्टर पहले आते हैं, then comes the former president, then speaker of लोकसभा and then holders of भारत रत्न decoration. C is the right answer. The Family Courts Act of 1984 provides for the establishment of family court. The family court are established by, so these are established by the state government in consultation with the High Court. Which of the following offices is not mentioned either in the Constitution of India or in the rules of house or parliamentary state? So correct answer हमारा यहाँ पे हो जाएगा 51 का C. Leader of the House was given a statutory status in the year 1977. ठीक है, whip is not mentioned in the Constitution of India, neither it is mentioned in rule of house. ठीक है, office of the house, leader of opposition, these are mentioned in the rules of house. Statutory status is also given to them. That is why whip is the correct answer. Now, apart from framing a new constitution of India, which of the following other functions we have performed by the Constituent Assembly? Adoption of the national flag, yes. 22nd July 1947 को the flag was adopted. Election to the first president, who was Dr. राजेंद्र प्रसाद, इनको इलेक्ट किया गया था जनवरी 24, 1950. And Commonwealth की ratification, it was done in the year May 1949. So ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। Now let me write here. Now अगर Commonwealth की बात की जाए, इसका ratification हुआ था 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल फ्लैग की बात की जाए, सो इट वाज अडॉप्टेड ऑन July 22, 1947. National song, January 24, 1950. National anthem, January 24, 1950. ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखिए। सो इन तीनों का रेटिफिकेशन किया गया था। Now क्वेश्चन नंबर 53, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सर्व्स एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर कमर्शियल बैंक, यस एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है ये। सर्व्स एज द बैंकर फॉर द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट, सो बोथ द स्टेटमेंट हियर आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, the developing nation have more than 70% of the world's debt, correct?
interest rate on the loan to developing countries are greater than those of developed nation. Yes, this statement is also correct. देखो कोई भी कंट्री अगर डेवलपिंग है तो जो भी उस कंट्री को लोन देगा वो कंट्री रिस्क ले रही है. देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर अटैच टू दैट कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है उनका लोन जो है वो बैड डेट हो जाए. सो द डेवलप्ड कंट्रीज और द कंट्रीज हु आर गिवन लोन्स आर प्रोवाइडेड लोन्स विथ हायर इंटरेस्ट रेट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. दैट इज़ वाई ए हमारे यहाँ पे इज लॉजिकल एंड द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. अब पता नहीं मेरे पेन को क्या हुआ है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सरफेसी एक्ट ऑफ 2002. इट फैसिलिटेट क्विकर कलेक्शन from the borrowers who have turned into the non-performing asset by the lenders. Unsecured loans made by the bank and other financial institutions are exempted from the state. Under SARFAESI Act, cooperative banks are not permitted to take legal action against the debtor. So इसका correct answer हमारा हो जाएगा 1 and 2. Cooperative banks are allowed to take action. Now 56 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में देयर इज अ स्टेटमेंट. अब मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है देयर आर लेस नंबर ऑफ सेलर्स. तभी तो उनकी मोनोपोली चलती है, तभी तो दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस एज दे वांट. यही तो होता है मोनोपोलिस्टिक में. तो मेनी बायर्स एंड सेलर्स, तो देयर आर नॉट मेनी बायर्स एंड सेलर. तो पहला तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. तो सेकंड इज़ द मोस्ट लॉजिकल. देखो हमें पूरे क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली द स्टेटमेंट इज हेल्ड टू बी ट्रू बाय एलिमिनेटिंग. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन दी डिमांड जब हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की एंड द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दोज डिमांड डज नॉट मीट. ठीक है, तो ये मिसमैच होता है बिटवीन द स्किल ऑफ वर्कर्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबल जॉब. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज टिपिकली टेम्पररी. अब मुझे बताओ, when the demand for a particular skill is there and the skill required for the demand is not there, how can it be temporary? Skill development is a long term process. तो जब ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है तो दिस इज नॉट अ टेम्पररी फेनोमेनन. तो हमें यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला तो वी नो इज़ करेक्ट, पहला इनकरेक्ट हो नहीं सकता. ऑटोमेटिकली वी हैव रीच टू आवर आंसर दैट इज ट्रू ऑनली. तीसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट. यस, इट इज़ ट्रू. बिल्कुल हो सकता है. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ देम बीइंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल्सो. नाउ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन है. क्रिप्टो करेंसी आर टिपिकली सेंट्रलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. नो. देखो क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है? एग्जांपल है, एक सेकेंड. क्रिप्टो करेंसी का अगर हम एग्जांपल देखें तो देयर इज बिटकॉइन है, देयर इज स्टेबल कॉइन एंड बहुत सारे बिटकॉइंस आ गए. तो क्या बिटकॉइन के पास कोई लीगल बैकिंग है? नहीं है. लीगल बैकिंग अगर किसी के पास होती है दैट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी देयर इज़ अ डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है विच इज़ नोन एज CBDC. CBDC में क्या होता है? इट हैज़ लीगल बैकिंग एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है तो पहला तो ज़रूर से इनकरेक्ट है क्योंकि दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अंडरलाइज मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज. बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है. थर्ड इज क्रिप्टो करेंसीज हैव अ स्टेबल वैल्यू एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल करेंसी.
जब मुझे बताओ, जब देयर इज नो बैकिंग या नो एसेट्स दैट बैक दिस क्रिप्टो करेंसी, हाउ कैन दिस बी स्टेबल? इट कैन नॉट बी स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दैट इज वाई इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा आज आपको इशू हुआ होगा ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ माई स्लाइड्स, बट आई एश्योर यू नेक्स्ट जितने भी मैं FLTs कराऊंगा, नेक्स्ट FLTs में यू विल नॉट फेस दिस इशू, आई एश्योर यू दैट। नाउ 59 में आ गया, व्हेन अपोज टू बूम पीरियड्स फिजिकल स्टिमुलस इज टिपिकली मोर सक्सेसफुल ड्यूरिंग रिसेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब बात करें हम फिजिकल स्टिमुलस की। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस इज रिलेटेड टू रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या? रिसेशन मतलब मंदी। मंदी में क्या होता है? देयर इज adequate supply is there, but there is not demand, so demand has to be generated। demand कैसे generate होती है? गवर्नमेंट spend करती है पैसा to generate demand, tax cuts are there, offers are there, etc. direct cash is provided to the public to spend, subsidies are increased, so these are the various types of fiscal stimulus that is given। ठीक है, so यहाँ पे हमें वही बताना है, correct, the propensity to spend the additional money received after an unexpected tax cut or government expenditure increase। अभी मैंने बताया an increase in rate differential between bank loan and deposit encourage additional borrowing। no, borrowing is not encouraged, but borrowing is discouraged during this period। only one is the right answer। shadow banking का क्या मतलब है? as the term shadow यहाँ पे clearly specify, shadow मतलब क्या? मतलब under the hood। under the hood का क्या मतलब है? कि not completely under regulation। these are not completely under regulation। now it refers to the unregulated banking sector। yes, the statement is true। operates without access to central banking facilities। shadow banking institutions are not involved in credit intermediation। so these are involved in credit mediation, तभी तो banking will work ना, तभी तो banking काम करेगा। अनरेगुलेटेड सेक्टर है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है, दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे हमसे पूछा है, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? बॉन्ड्स होता है, डिबेंचर होता है, देयर इज इक्विटी, उसके बाद सोवरेन बॉन्ड्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए देयर इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, देयर इज रेपो, ठीक है, और देयर इज टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, दीज ऑल आर द शॉर्ट टर्म, सो दीज आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, 1 हमने एलिमिनेट कर दिया, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, इसमें हमसे पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज ए टूल टू कीप इकोनॉमी स्टेबल। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है बट इट इज़ थ्रू रेपो रेट। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। यस, करेक्ट, RBI यूजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो हमारा ओनली करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 2 है। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पे क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट।
अब देखो एनर्जी के रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट का क्या काम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इशू करेगी ना। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। Establishes performance standard, state do not have the right to alter, बिल्कुल। Electricity is a matter of state subject, ठीक है। तो state can also make law, हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा गलत था, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ओनली वन इज द राइट आंसर। नो 64 क्वेश्चन है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कोच्चि केरला, करेक्ट है। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज इज लोकेटेड इन हिसार हरियाणा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, सो जस्ट राइट इट डाउन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज दल इन बिहार वॉज डन बाई कृष्णा सिंह इन द ईयर 1923। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की मैं बात करूं, 1929 में इट वॉज एस्टैब्लिश बाय स्वामी सहजानंद। बक्सत मूवमेंट इन मुंगेर, ठीक है, इट वॉज बाय स्वामी सहजानंद इन द ईयर 1937। एंड बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1931 बाय जय प्रकाश नारायण। ओके, सो इस हिसाब से द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 2 4 3। With reference to history of ancient India, Bimbisar was the contemporary of both Buddha and Mahavir. Yes, this is correct. Tibetan traveler Dharmaswamin visited the court of Pala Gopal. ठीक है, second statement is wrong, only one is correct here. Dharmaswamin visited during 13th century. The Panji Prabandh system is an extensive maintenance of gynecological records of the Maithil Brahmin and Kayas community, which a famous ruler of Mithila introduced the system of Panji Prabandh. So the system was introduced by Hari Singh Deva. Malik Ibrahim Baya was a legend Sufi saint warrior who arrived in the court of South Bihar in 14th century and defeated the tribal Kol chief kingdoms. Which of the following is the correct for the tomb of Malik Ibrahim Baya? So the correct statement is it was constructed in Tughlaq style at Nalanda. बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, राल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंडियन ट्रैवलर टू विजिट बिहार। Yes, the statement is correct. In the year 1585 to 87 में he visited. Mansion of Padre is the oldest church in Bihar. This is also correct. And the term Patna of Patliputra was first coined by Sher-Shah Suri. ठीक है, the third statement is also correct. And Sher-Shah Suri is also credited to name Bihar Sharif as capital. शरीफ को अपना कैपिटल बना दिया था, तो डी इसका सही आंसर है। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार, शिवर, पटना एंड दरभंगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके ऊपर हमें वी हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। It was imposed for the first time in the year 1968. Yes, this is correct. Devkant Barua was the governor of Bihar in 1968. This is wrong. Nityanand Kanugo was the governor of Bihar when first time the emergency was introduced in the year 1968.
दैट इज वाई हमारा only 2 is the incorrect statement. नो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ बिहार एंड द डिस्ट्रिक्ट इट पासिस थ्रू. सो नदर मोस्ट इज 27 डिग्री 31 minutes and 15 minutes. It passes from West Champaran. Southern most की बात करें, it passes through Gaya 24 degree 20 minutes and 10 minutes. Then there is western most की बात करें, it is Kaimur 83 19 50. And if we talk about eastern most, it is Kishanganj 88 17 40. So याद रखना नॉर्दर्न मोस्ट इज वेस्ट चंपारण, सदर्न मोस्ट इज गया, वेस्टर्न मोस्ट इज कैमूर एंड ईस्टर्न मोस्ट इज किशनगंज. Which of the following are correct for the Patna Kalam painting? It got a royal patronage from the Mughals and Nawab of Bengal. No, these were not. Second statement is it is also called Firka paintings. Yes, second statement हमारा correct है. Fourth agricultural roadmap of Bihar 2023-28 has a provision for construction of garland trench. In this context, the garland trench are related to water harvesting. The Purvodaya plan recently announced by the government of India primarily focus on which of the following sector to drive economic growth in eastern India? It is infrastructure and human resource development. Now question number 76. Correct order में बताना है left to right of the rivers. Now the correct order is सबसे पहले there comes Son, then there comes Falgu, then there is Kyul, and then there is river Ajai. C is the correct answer. Which of the following is correct with reference to the recently launched Bihar Margya Suvidha Protsahan Yojana? So the correct answer is it incentivizes people for opening service facilities on important tourist circuits. C is the right answer. Bihar Prithvi Divas was first observed in year 2011. It is an initiative conceptualized by CM Nitish Kumar to promote forest conservation. Which of the following date is observed as the Bihar Prithvi Divas in the state? So Bihar Prithvi Divas is celebrated on 9th August. The next question is Bihar has total of 5 agroclimatic zone. No, 5 नहीं 4 है. नॉर्थ वेस्टर्न एग्रोक्लिमेटिक जोन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. यस, बी सही है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न एग्रोक्लिमेटिक जोन में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के और टोटल 4 एग्रोक्लिमेटिक जोन्स हैं. करेक्टली मैच बताना हमें. मलेरिया इज कॉज ड्यू टू पैरासाइट, टाइफॉइड इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, टीबी is due to bacteria, chicken pox is due to virus. ठीक है, and dysentery is not due to virus but या तो पैरासाइट से होती है या it is caused by bacteria. So 1 and 2 is right. Hormones are molecules that are produced by endocrine glands like hypothalamus, pituitary gland, adrenal. Different hormones have different performance in the body. Which of the following is not a sex hormone? तो we all know, बहुत easy question है हमारा. ना थायरॉक्सिन, ना एड्रेलिन, ना इंसुलिन, इन तीनों में से कोई भी हमारा सेक्स हार्मोन नहीं है. What are the sex hormones? Testosterone in males and estrogen in female. Which of the following is known as powerhouse of the cell? Mitochondria. Easy question.
Yellow color of a ripe mango is due to presence of carotene. Now, next question is related to lymph. It is similar to plasma blood. It is colorless and contains protein, carries digested and absorbed fat from intestine. Correct statement बताना है. All of these are the correct statement. एक दिन में kidney filters how many liters of blood? It is around 180 liters. बायोफर्टिलाइजर की तरह किसको यूज किया जाता है? एजोबैक्टर, नोस्टॉक एंड राइजोबियम. ऑल हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन साइकिल में भी सबका काम होता है. एंड दी प्लांट यूजेस नाइट्रोजन इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो यहाँ पे तीनों सही आंसर है. MRI is used for monitoring. तो MRI is generally of the brain. ब्रेन हमारा सही आंसर है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं. मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ, यस. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in its nucleus, yes. And tip of second hands watch, yes. Vertical throne of body is not correct. ठीक है, that is why this is wrong. तो हमारा A is the right answer. Red color has maximum wavelength. wavelength क्या है रेड कलर की? It is 620 to 750. अगर बाकी कलर्स की मैं बात करूं तो इंडिगो के इट इज़ 420 to 440. ब्लू की इट इज़ अराउंड 450 to 495. ग्रीन की 495 to 570. Moon does not have its own light. Moonlight is actually reflection of the sunlight. The moonlight reaches Earth in approximately 1.26 seconds. Question number 92 है The Little Balance 1586 में डिस्कस आर्किमिडीज प्रिंसिपल. किसने लिखी थी ये बुक? It was written by Galileo. Next question is 93. Stethoscope uses refraction of sound? No, it uses reflection. हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी ये सही है. शहनाई डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज रॉन्ग. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इज 2. Which of the following are correct for an electric bulb? Correct answer is electric heating is used to produce light. The bulbs are filled with nitrogen gas for the prolonged life of filament. The bulbs are filled with argon gas to thermally isolate the filament. All the statements are same. The neutralization reaction between an acid and a base is an example of double displacement reaction. ठीक है, जिसमें कि सॉल्ट फॉर्म होता है, देन देयर इज H2O, देन देयर इज वाटर. Now I have completed it question number 95. In the next part I will cover the rest of the questions.